नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आज हमारे खास मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ग्रामीण विकास मंत्री, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन पर मां नर्मदा का विशेष आशीर्वाद है। हमारे साथ मौजूद है प्रहलाद पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। वैसे तो आप नेता, वकील या लेखक, आपको क्या कहा जाए, लेकिन आपने एक लंबे समय में हर दायित्व को निभाया है। आपकी किताब अभी जो रिलीज़ हुई थी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? परिक्रमा कृपासार। जब मेरे सार्वजनिक जीवन में पहली परिक्रमा का मौका आया तो गुरुदेव की कृपा से मैं परम पूज्य श्रीवासी जी, जिनको मैं अपना आराध्य मानता हूँ, अब गुरु कहता हूँ, उनके साथ जब सेवा करते परिक्रमा में गए, जब चतुर्मास हुआ तो उस समय जो चीज़ें लिखी 30 साल पहले, फिर मन में आया बेगड़ जी और बाकी लोग, जब मेरी दूसरी परिक्रमा 10 साल बाद जब मैंने सपत्नी की, तब भी वो लिख कर रखा रहा। मन में आया कि नर्मदा को नहीं बेचना, पर बाद में अभी मैं 65 वर्ष का हुआ तो मेरे सारे मित्रों ने कहा कि इसको छप जाने दीजिए। तय तभी कर लिया था मैंने कि जो मेरे द्वारा लिखा गया है वो कृपासार, और जो परिक्रमा में श्रीवासी जी की वाणियाँ हैं वो परिक्रमा का सार। तो अभी आधा हिस्सा छपा है जो मैंने लिखा था जी। और मैं मानता हूँ कि व्यक्ति बुद्धि के लेवल पर, स्तर पर अगर लिखता है तो उसमें कहीं ना कहीं पूर्णता की बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। क्योंकि जब हम बुद्धि का प्रमाप साथ में लेकर आते हैं तो भटकाव जो हमारे भीतर होता है वो भी पुस्तक का हिस्सा बनता है। लेकिन इसलिए मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासी जी की वाणी थी कि बुद्धि भ्रमित करती है, ज्ञान तटस्थ करता है। भ्रम का मतलब ये नहीं कि समाधान नहीं देता, मतलब हमें कभी ना कभी और तर्कों में उलझाता जाता है। तो ये पुस्तक वास्तव में जिस परिस्थिति में लिखी गई, तो कई बार लोगों को लग सकता है कि मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, पर जिस समय ये मैंने लिखा था वो पूरी तरह से एक पथिक के नाते, एक परिक्रमावासी के नाते जो मन में भाव आया और बिना किसी ईर्षा, द्वेष और राग के वो लिख गया जी। तो जब परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने उसकी सहमति दी, मेरी बिना मिले सिर्फ फ़ोन पर बात होने पर, वो ही अपने आप में एक आश्चर्य था कि इतने कम समय में चीज़ें ऐसी बदल जाएंगी, पुस्तक छप जाएगी, पुस्तक का विमोचन परम पूज्य सरसंघ चालक जी करेंगे। और बाद में जो पुस्तक का रिस्पांस आया है, तो अभी तक तो मैं माँ की कृपा ही मानता हूँ कि जिन लोगों ने भी उस पुस्तक को पढ़ा, उनने उसको सिर्फ सराहा नहीं, उनने कहा कि नहीं, ये कालग्राही हो सकती है, आगे तक चलेगी ये पुस्तक। आपने एक पथिक के रूप में लिखा है, और गंगा की परिक्रमा भी इस तरह से नहीं होती, इससे माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। किस रूप को आपने माँ नर्मदा के उसको आगे बढ़ाया है, या क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि अलग अलग तरह से हर पथिक के नज़रों में माँ नर्मदा की जो ये कहा जाए उनका जो आशीर्वाद है या उनका जो रूप है, अलग अलग है। यात्रा वृत्तांत इस वाले आगे वाले हिस्से में है जो अभी मैं पूरी करने की स्थिति में हूँ। तो जब मैं यात्रा वृत्तांत लिखूंगा तो एक बात श्रीवासी जी ने जरी बड़े सहज भाव में कही थी, तुम नर्मदा को क्या मानते हो? जी। मैंने कहा माँ मानता हूँ। तो फिर बोले कैसे बेटे हो? जब तुम पैदा हुए साल भर के थे या 1.5 साल के थे, तो तुम्हारी सारी गंदगी तुमने अपनी माँ की गोदी में की। उसने इतराज़ नहीं किया, उसने खुशी खुशी चीज़ें कर ली। बोले अब तो तुम्हारी दाढ़ी मूछें हो गई हैं, तुम समझदार हो गए हो, लेकिन तुम अभी भी माँ की गोदी में गंदगी डाल रहे हो। ये इतना बड़ा संकेत था कि उस दिन के बाद से कभी मैं या बाकी कोई पथिक नर्मदा में स्नान नहीं करता, स्नान करके जाके नर्मदा में प्रणाम करता है। लेकिन जब दुविधा आई मेरे सामने कि नर्मदा जी में गंदगी हो गई, सफाई करना है और बिना भीतर जाए नहीं हो सकती, फिर मैं वापस गया। अब इतना फ़र्क होता है किसी संत में और एक गृहस्थ में। मैं उस प्रमाप से बंधा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अगर माँ बीमार हो जाए तो किसी मर्यादा की ज़रूरत है क्या? और उसके बाद में नर्मदा के भीतर घुसकर मैंने स्वच्छता की। परिक्रमा चलते चलते साधना हो जाती है, योग हो जाता है, जाप हो जाता है, और जो देती है माँ नर्मदा, तो मैं 3 ही बातें कहूँगा जो सहज में सबको समझ में आ सकती हैं। हम सब में 3 ही कमियाँ हैं, या तो लालच है, या भय है, या अहंकार है। और परिक्रमा में ये तीनों चीज़ें आपको पता ही नहीं चलता, वो खत्म हो जाती है। गंगा को लेके बहुत बातें हुई, और लोग वहाँ उसकी साफ़ सफाई को लेकर भी, प्रधानमंत्री जी जैसे
गंगा को लेकर चिंतित हैं और लगातार उन्होंने अपने क्षेत्र में सब काम कराया। आपको लगता है कि अब आपके पास दोनों जिम्मेदारी, आप मां नर्मदा को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, देखा भी है, आपके विचार भी हैं और आपके पास इस समय काम करने का मौका भी है कि आप मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं। लगता है कि उसको उसने उस शिखर तक उतनी साफ़ सफाई जैसे आप बात करें उसको उतनी पवित्र और करने की कुछ और मुहिम कर सकते हैं? देखा, दो चुनौतियाँ हैं। हर कोई अब नर्मदा के किनारे जा रहा है। नर्मदा पे जो भीड़ बढ़ रही है, आज से 20 साल पहले ऐसी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ बढ़ रही है। हर आदमी वहाँ पर जाना चाहता है, ज़मीन लेना चाहता है। बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े लोगों के, ओहदेदार लोगों की ज़मीनें हैं, उनको लगता है सबसे सुंदर जगह यही है, लेकिन वो गंदगी तो उसी में डाल रहे हैं। ये एक चुनौती है। जब मुझे अवसर मिला तो मैंने कहा कि हम भी आश्रय स्थल बनाएंगे परिक्रमावासी के लिए। उसके निकलने का रास्ता चाहिए। लोग पानी तक बाड़ी लगा देते हैं, पैदल परिक्रमावासी को कष्ट होता है। हमने कहा है कि मैं भवन वहीं बनाऊंगा जहां पर 2 एकड़ ज़मीन होगी और आप 1.5 एकड़ में सघन वृक्षारोपण करो और आधे एकड़ में कोई जगह आप वहाँ पर भवन जो भी मिट्टी का पक्का जैसा मर्जी आए बना दो। यदि आप वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो मैं भवन का पैसा नहीं दूंगा। अब ये मैं नहीं कर पाऊंगा कि सबको निर्माण से रोक दूं, लेकिन जब तक आप इस शैली पर नहीं जाएंगे, नर्मदा की अविरल धारा, उसकी पवित्रता, उसकी स्वच्छता आप कायम नहीं रख पाएंगे। मतलब आप इसको पर्यटन से थोड़ा बहुत जोड़ना है, चूँकि पर्यटन से जोड़ेंगे युवाओं को कैसे इन सब पूरी बातों को मालूम पड़ेगा। यदि आप लाखों को ये बात मालूम पड़ेगा, कुछ हज़ार उस चीज़ को समझ पाते हैं क्या उस दिशा में? जागरण की बातें हैं, पीढ़ी बदलेगी, फिर आपको जागरण को सतत रहना होगा, क्योंकि जो आएगा सारे लोग, मैं जो जिस भाषा में कह रहा हूँ सारे लोग इस भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये मानकर ही सेवक को सेवक की तरह बातें, हमें डंडा हाथ में नहीं लेना है। हम तो सेवक हैं, हम तो वो कचरा फेंके जाएगा तो साफ़ करने वाले हम ही हैं, हम उसको नाराज़ होने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें ये जिम्मेदारी ज़रूर संभालनी पड़ेगी कि ना नर्मदा के किनारे जाने वाला पुत्रवत भाव से जाएगा। और पुत्रवत भाव क्या है? अब आज की परिस्थिति में तो पिता पुत्र के संबंध जो हैं, अगर हम उसको परिभाषित करेंगे तो फिर तो अलग है। तो मुझे लगता है कि सेवक के नाते हमारा काम तो चलता रहेगा। हमें कोई गंदगी फेंकेगा उससे भी आपत्ति नहीं, कोई कैसे जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये संदेश ज़रूर जाना चाहिए कि माँ नर्मदा के किनारे जाने वाला व्यक्ति पिकनिक मनाने नहीं जा रहा है, सिर्फ पर्यटक नहीं है, वो उसका पुत्र है। उसे अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आधे से ज़्यादा जो माँ नर्मदा का एरिया है वो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक में भी कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं, वहाँ पर जिस तरह से माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है उसको भी सुधारने का काम चल रहा है। आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश के दायरे की माँ नर्मदा का जो क्षेत्र है उसको किस तरह से और व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है? मैं बहुत सारे कंक्रीट के निर्माण का समर्थक नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि नर्मदा ग्लेशियर से नहीं निकलती है, वो सतपड़ाव विंध्याचल के और जहाँ मैकल, जहाँ पर अमरकंटक है, उसके बीच से बहती है। उसका श्रृंगार वृक्ष है। वो वृक्ष आपकी मर्जी से नहीं कि प्लांट वेराइटीज़ बना दो। वो बायोडाइवर्सिटी जो नर्मदा ने अपनी दम पर पैदा की है वो जीवित रहनी चाहिए, जो मनुष्य नहीं कर सकता। एक लाइन बड़ी मुझे मन में आ रही है जो मुझे लगता है लोगों को समझ में जल्दी आएगी। हम और आप, यहाँ पर कोई पौधा नहीं होता, कहीं बाहर से लेकर आएंगे, सावधानी से लगाएंगे, वो पैदा हो जाएगा। ये प्लांट वेराइटीज़ है, यानी पौध भिन्नता जो आपके यहाँ नहीं था आपने उसके आके लगा लिया। लेकिन बायोडाइवर्सिटी मनुष्य नहीं लगा सकता। जब बायोडाइवर्सिटी वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का स्वरूप, उससे पैदा होती है। तो प्लांट वेराइटीज़ में और बायोडाइवर्सिटी में अंतर है। तो नर्मदा की जो जैव विविधता है वो जैव विविधता बचनी चाहिए, और वो तब बचेगी जब आप उसके किनारे लगे हुए प्राचीनतम वृक्षों को यथास्थिति में रखेंगे। तो नीचे जो चीज़ें पैदा हो सकती हैं वो हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पौध भिन्नता के चक्कर में पड़ेंगे तो आप मानकर चलिए कि नर्मदा के अस्तित्व को चुनौती देंगे। नर्मदा की परिक्रमा की थी, 30 साल पहले की थी। कई और जो साथ में शिवराज जी थे या बाकी आप और लोगों साथ में भी कई वैसे बड़े नाम हैं जो आज भी हैं। लगता है कि उनको भी उस आज माँ नर्मदा के लिए इस तरह से कुछ काम के लिए उस समय आपने संकल्पित भी किया था। मुझे लगता है उसमें किसी के साथ मतभेद नहीं है मेरे। मैं मानता हूँ सबको मिलकर ही करना होगा। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनने भी कोशिश की पौधारोपण कराने की, बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की। भाव में और नीयत में मुझे खोट नहीं लगती। बात होती है कि क्रियान्वयन में हम करते क्या हैं।
हम किसके सुपुर्द छोड़ रहे हैं, उसको उतनी समझ है क्या, ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी मैं नदियों को उद्गम पर गया, ये मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवास की कृपा है। उन्होंने 30 साल पहले मुझे कहा था, परिक्रमा में जाते थे, कोई नदी नर्मदा जी में मिलती थी या नाला, वो कहते थे क्रॉस मत करो, ऊपर चलो, ऊपर से फिर नीचे आएंगे, फिर निकलेंगे। चलता रहा, अचानक एक दिन सूखी नदी थी, फिर भी ले गए वो 1.5 किलोमीटर, तो मन खराब हुआ। तो मैंने उनसे कहा, ये बात मैंने प्रसंग का बताया कि ये नर्मदा, मैं नदियों को उद्गम पे कैसे गया, तो मैंने उनसे कहा कि सब परेशान थे, क्या सूखी नदी थी, क्यों नहीं निकल जाने दिया। तब उन्होंने कहा कि जहाँ पर पहाड़ों का संगम हो, नदियों का संगम हो या स्त्री पुरुष का संगम हो, ये जीवन की संभावना रहती है, इसे रोंदने की गलती मत करना। मतलब अब वो चीज़ें 30 साल पहले कहीं, लेकिन हम जगह 30 साल बाद। जब मैं मध्य प्रदेश आया तो मुझे लगा कि काम के अलावा बाकी और क्या कर सकते हैं, तब ये चीज़ें सामने आई और फिर वो शुरू हुआ। और आज मैं 106 नदियों के उद्गम पर होया और 108 नदियों के उद्गम का जल मेरे पास है। ग्रामीण विकास मंत्रालय बड़ा विभाग है और ये कहा जाए कि आप बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि आप माँ नर्मदा के कई ऐसे गांव, ऐसी चीज़ें भी होंगी जहां पे आप कुछ करना चाहते हो, कुछ नवाचार इन 2 साल, क्योंकि 2 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, कोई ऐसी चीज़ आपने कुछ और करने का हो बाकी के 3 सालों में? एक नवाचार तो यही है जो नदियों को उद्गम का है, जिसको पूर्णता मिलेगी। आगे वाले 3 वर्षों में भी इस काम को मैं जारी रखूँगा कि नर्मदा बेसिन की सारी नदियों को उद्गम पर मैं होकर आ जाऊँ। उद्गम पर होने भर से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर हमने फेंसिंग कराई है, वहीं पुराने पौधे जो नदी के किनारे मिलते हैं उन्हीं को लगाने की बात की है। तो 89 जगह पर वो फेंसिंग हो गई है 108 में से, बाकी भी आगे बढ़ेगी, ये क्रम जारी रहेगा। मेरा मानना है कि अगर छोटी नदियाँ 12मासी होंगी तो नर्मदा बचेगी, अदना नर्मदा चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। नदियाँ सूख गई हैं, उन्हीं नदियों के पानी से नर्मदा बनती है, और इसलिए ये जो बातें की जा रही हैं मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। हमें इन नदियों को ही 12मासी अगर हमने कर लिया तो नर्मदा के सत्व को कोई चुनौती नहीं है, तो इसे पूरा करना। तो नर्मदा के किनारे पर वृक्षारोपण करने से काम नहीं चलेगा। नर्मदा की सहायक नदियाँ वो 12मासी हों और वो आसानी से, वहाँ अतिक्रमण नहीं है, अभी भी वहाँ पर लोगों को जगाया जा सकता है। नर्मदा के किनारे तो लोगों ने बिल्कुल पानी तक अपनी ज़मीनें खरीद ली है, और इतने ताकतवर लोग हैं या बाकी जिनकी लोग हैं उन पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। इसलिए नर्मदा के अस्तित्व के लिए उसकी सहायक नदियों का अस्तित्व जरूरी है। दूसरा, अभी तक हम 78 साल हो गए हैं आज़ादी के, यदि आज भी मेरे किसी गाँव में शमशान घाट के लिए ज़मीन नहीं है तो ये चुनौती है। तो मैंने कहा कि दिसंबर 26 तक ऐसा कोई गांव नहीं मिलना चाहिए जहां पर शमशान ना हो, शमशान की अप्रोच पूरी ना हो, इसकी फेंसिंग ना हो। आज भी अतिक्रमण है, शमशान की ज़मीन पर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, तो मैंने कहा ये दुर्भाग्य है। तो ऐसी चीज़ें सुधारना। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला पंचायत का भवन क्या वास्तव में बदलती हुई तकनीक के आधार पर वो पूरा पर्याप्त है, जनपद के भवन और फिर ग्राम पंचायत का भवन। हमारी कोई भी ग्रामीण स्ट्रक्चर जो हमारा है, भवन है जो ग्रामीण, वो 2 मंजिला नहीं बन सकते। वो बने ही इसी डिजाइन के हैं कि बनेंगे और कुछ साल बाद उनको तोड़ फट जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग कर देंगे। मैंने पहली बार डिज़ाइन बदली। पंचायत भवन अब 3 मंजिल बन सकता है, अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा इस पर 2 मंजिल आप जा सकते हो। जनपद भवन 106 बनाए, वो हमने 2500 बनाए, अटल जी के नाम पर बनाए, अटल ग्राम सेवा सदन के नाम पर। अब उसके बाद में जनपद के 106 भवन है, फिर 5 जिला पंचायत के भवन है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, उन्होंने माना, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। जिस तरह से ग्रामीण विकास है आपके पास, महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, ये भी बड़ी चुनौती है, इसको कैसे पूरा करेंगे? महिलाएं तो सक्रिय हैं, महिलाएं कमा भी रही हैं। अब तो जो बेरोजगार बैठा पुरुष है, अब तो दोबारा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप स्कूलों की प्रतिशत देखिए अटेंडेंस का, आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। आप कामकाजी पुरुषों की संख्या देखिए गांव में जाकर, महिलाओं की ज़्यादा मिलेगी समूहों के आने के बाद। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा था कि भारत अगर 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा तो उसमें समूहों का योगदान होगा। आज जितने घंटे कामकाज करके आर्थिक संपन्नता उनने बढ़ाई है, मैं क्षमा करना आप और बाकी जो मुझे सुन रहे हैं, पुरुषों की भागीदारी कितनी घटी है वो अपना खुद का मूल्यांकन करें तो बेहतर होगा। एक बात और आई है कि SIR को लेकर पूरे 12 राज्यों में काम चल, मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से एक है। लगता है कि इससे कुछ असर या जो विरोध कांग्रेस भी करती है,
फ़ायदा क्या होने वाला है आगे आने वाले समय में इससे? नहीं, मुझे लगता है कि ये पुराना आंकड़ा हो गया। अब हमें एक बार फिर से ये देखना पड़ेगा कि रोड नेटवर्क के बाद में पलायन शहरों की तरफ था वो रुक गया। अब तो उल्टा हो रहा, शहर वाले कह रहे हैं कि अब गांव की तरफ चलो। आप किसी भी महानगर में किसी भी संपन्न व्यक्ति को देखना, उसका फार्म हाउस, उसके बाद उसको पता है कि यहाँ पर हम रहने लायक नहीं है। अब वो फार्म हाउस का नाम दे रहा है, लेकिन जाकर तो ग्रामीण परिवेश में रह रहा है। आप पर्यटक को देखिए, वो 5 स्टार होटल के अलावा होम स्टे वगैरह में जाना चाहता है। तो जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को एड्रेस करने भर की ज़रूरत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, चीज़ें बदल गई हैं। तो इसलिए हम 20 साल पहले पुराने पैरामीटर के आधार पर आज सोचना बंद करें। अब शहर के व्यक्ति को पता है कि जीवन वहीं अच्छा है, लेकिन हम उसको कैसे डालेंगे, हम उसका उपयोग कैसे करेंगे? पहाड़ी राज्यों में जिन गाँवों ने किया है वो सफल है, क्या हम वैसा कर सकते हैं क्या? लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, थोड़े से मैनर्स चाहिए, बाकी कुछ चीज़ें चाहिए जो आम आदमी स्वीकार करता है, जो पसंद करता है। उसको अच्छा टॉयलेट चाहिए, उसको स्वच्छता चाहिए, उसको वातावरण चाहिए कि वहाँ नशा ना हो, कोई न्यूसेंस ना हो। गांव में जो चुनौती है आज की तारीख में, वो नशा बड़ी चुनौती है, और जो निठल्ले लोग बैठे हुए रहते हैं ना, वो चुनौती है, जिनने हमारे संस्कारों को भी चोट पहुँचाई है, ऐसा मैं कहता हूँ। एसआईआर को लेके जो काम हो रहा है, चाहे शहरों में भी हो रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से इसका विरोध कर रही है आज? मुझे आश्चर्य लगता है, कब नहीं हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ, राजीव गांधी के समय हुआ। इतनी हायतोबा क्यों है? लेकिन आज वोट में उनके पास में घुसपैठिए अगर आए हैं या कुछ विशिष्ट समुदाय के लोग, उनको उनमें रुचि है। जबकि आप इसको हिंदुस्तान का संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि भारत का नागरिक उसे मताधिकार है। लेकिन आप भारत की नागरिकता को ऐसे कैसे दे सकते हो? आप कह रहे हैं कि जिसके पास आधार बन गया वो भारत का नागरिक होगा। हिंदुस्तान को धर्मशाला नहीं बनाया जा सकता। और जिस परिस्थिति में भारत है आज, आप 5वीं आर्थिक बड़ी व्यवस्था है, चारों तरफ जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को अच्छी तरह से देख रहे हैं। होता क्या है कि विदेश नीति के बारे में हर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो चुनौतियाँ हमारे चारों तरफ हैं, उसमें हमारे घर में पारदर्शिता होना ये ज़रूरी है। आप भी गांव के हैं, पहले गांव में कोई नया आदमी आता था, रिश्तेदार भी किसी का आता था, तो पूरे गांव को पता होता था फला आया है। अपरिचित आदमी आता था तो लोग पूछ लेते थे, जब वो पुलिस वाला नहीं होता था, वो गांव का कोई भद्र व्यक्ति होता था, कहा भैया कछु अनजान से लग रहे हैं, कहाँ से कैसे आए, या उनके यहाँ आए तो भाई कौन आया था, मतलब उसके जाने के बाद पूछताछ होती थी। मतलब इसलिए नहीं कि कोई, मगर इतनी जानकारी, इतनी जागरूकता थी। आज हम पढ़े लिखे गए हैं, हमारी जीवन में इतनी गतिशीलता है कि हम पलटकर देखने के लिए तैयार नहीं कि मेरे पड़ोस में कौन आया कौन गया। तो एसआईआर किसी के खिलाफ नहीं है, एसआईआर हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है कि इस देश में उसी को मताधिकार का अधिकार होना चाहिए जो भारत का नागरिक हो। और भारत का नागरिक अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ रह कैसे रहा है तो वो इलीगली। अब वो पीढ़ियों से रह रहा, वो अब दावा कर रहे साहब हम तो 30 साल पहले आए थे, अब तो हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, तो अब हम कैसे घुसपैठी हो गए। तो आपको नागरिकता मिली नहीं, आप यहाँ की सारी सुविधाओं का दोहन कर रहे हैं और आपकी आइडेंटिटी भी कुछ नहीं है, आप भारतीय नहीं हैं। तो ये जो चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियाँ देश के लिए अच्छी नहीं है। हम तो हमेशा से कहते रहे, मेरी पार्टी पहले दिन से कहती रही कि हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, भारत का नागरिक कोई हो उससे कोई परहेज नहीं है। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो फिर उसके साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो किसी भी देश। मेहमान है तो कोई दिक्कत नहीं है, शरणार्थी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहाँ दिक्कत है। हमने कानून बनाया संसद के भीतर कि अफगान से अगर कोई जैन, बौद्ध, ईसाई यानी नॉन मुस्लिम अगर कोई आया है, हमने उसको शरण भर नहीं दी, हमने उसको नागरिकता दी है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो वहाँ लौट कर नहीं जा सकता, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता वहाँ नहीं बच सकती। तो हमने तो वो कानून बनाया। तो हम कोई संकीर्ण लोग नहीं हैं। हम किसके खिलाफ कह रहे हैं? जिनने हमारे उन तमाम लोगों को मार मार के भगाया, हत्याएं की, उनकी इज्जतें लूटी है, हमने उनको शरणार्थी माना और शरणार्थी को भी हमने नागरिकता दी है। ये हिंदुस्तान में इसके पहले कभी नहीं हुआ। आपने 1989 में पहली बार चुनाव लड़ा, उस समय बीजेपी की स्थिति सबको मतलब मालूम है। आज की स्थिति बिल्कुल जिस तरह से हो गई है, लगता है कि एक बड़ा
बहुत अचीवमेंट तो है, बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन कुछ अनिश्चितता भी दिखती है पार्टी में। नहीं, ये थोड़े मोटे बदलाव जो आपको दिखते होंगे, तो कहते हैं ना कि वातावरण से कुछ लोग प्रभावित होते होंगे, लेकिन हम लोग जैसे लोग तभी भी ये मानते हैं अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अभी भी दक्षिण की विजय बाकी है। नॉर्थ ईस्ट तो हमने सब जगह वो कर लिया। अभी हम जिसको कहते हैं ना कि पार्टी पूरी तरह से उपस्थिति और अस्तित्व तो हमारा वहाँ है, लेकिन हम सरकार में नहीं है ना, केरल में, तमिलनाडु में, तो अभी 2 राज्य बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक वो पूरे नहीं हो जाएं, कि छोटी मोटी चीज़ें तो सुधारी जा सकती है। हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण का काम सतत चलता है, कार्य प्रणाली के बदलाव के बारे में भारतीय जनता पार्टी से लोग सीखते हैं और उसी पर अंदेशा भी व्यक्त करते हैं कि पता नहीं कब क्या कर देंगे। हम कब क्या कर देंगे जी अचानक नहीं होता, पीढ़ी बदल है तो सोच समझ कर हुआ है। अगर संस्कारों को देने की बात है, जो आपने कहा है, ये फ़र्क अगर हमको भी दिख रहा है तो हम उसका रास्ता खोजते हैं। उसका इलाज क्या होगा? प्रशिक्षण उसका इलाज है। हिंदू राष्ट्र को लेकर कहीं बागेश्वरी बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और नेता भी उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन आपने भाई बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, क्या आज भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र की ऐसी कोई ज़रूरत है, या हिंदू राष्ट्र हिंदू है, हमारा पूरा देश जो है हिंदुस्तान है? एक बात है, साधु संतों को उनको जो कहना है उस पर रोक किसी को करने लगानी नहीं चाहिए, और उस पर उन दोनों को सत्ता और उसको जोड़ना नहीं चाहिए। हम संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के आधार पर चलेंगे, लेकिन हाँ, हमारी जो प्राण है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारा संस्कार है, हमारी सनातन परंपराएं। उन परंपराओं के प्रति भी हम उतने ही सचेत हैं, क्योंकि हमारी परंपरा शांति का संदेश देती है, दुनिया को परिवार मानती है। तो अभी भी वो टकराहट जब आएगी तो हम सांस्कृतिक रूप से, इसलिए मैं कहता हूँ ना, साधु को रोकना नहीं चाहिए, संतों को रोकना नहीं चाहिए, वो चाहे कोई हो। जैन साधु हमारे हैं, पर वो शांति की बात करते हैं ना, लेकिन अगर हमारा कोई जैन साधु किसी दूसरे देश में जाए तो स्वीकार ही नहीं होगा उनको। वो इस भारत की धरती पर ही हो सकता है, जिस दिन ऐसे भारत की धरती पर, लेकिन हमारे साधु संत जब स्वतंत्र रूप से विचरण करते हो, अगर उनकी स्वतंत्रता पर कभी आँच आए तो इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, वो ऐसे दूत हैं जो शांति का संदेश ही दे रहे हैं, दूसरे कोई बात नहीं करते हैं। दूसरे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि सनातन की परंपरा और वातावरण ये हिंदुस्तान की धरती पर सुरक्षित रहेगा तो ही दुनिया में शांति रहेगी। और इसलिए संविधान से सरकार चलेगी, लेकिन समाज तो हमारी व्यवस्थाओं से चलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें हमको टकराहट भी नहीं देखनी चाहिए और अलग अलग करके देखना चाहिए कि दोनों चीज़ें लेकिन चलती साथ में। दिखती एक है, मैं हूँ तो मैं किसी सरकार का हिस्सा हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं पथिक हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। तो मेरी इन बातों पर कोई गतिरोध नहीं हो सकता। मैं क्या खाऊंगा इसमें मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मेरा भोजन मेरा भजन, ये मेरी आज़ादी है। बाकी संवैधानिक दायरे में जो होता है मैं करूँगा। कि उमा जी लगातार प्रेस से ही मिल रही हैं, चाहे वो कह रही हैं कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। मैं तो खुश हूँ, घर बैठ गई थी तो बेकार लगता था, वो सक्रिय हो रही हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और खुश हूँ कि उनकी सक्रियता उन्होंने खुद ने फैसला किया था, पर उनके सार्वजनिक जीवन में आने से हम सारे लोग खुश हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मोहन यादव की सरकार जो है 2 साल पूरे कर रही है और लगता है कि एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। 3 साल और बाकी है कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 की बात पिछले बीजेपी इतने सालों से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हो, शिक्षा है, स्कूल है, कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे अभी बहुत काम करना बाकी है। आपको लगता है इन 3 सालों में ऐसा कुछ हो पाएगा? मुझे लगता है रोड मैप है और हम कर लेंगे। सबसे पहली चुनौती है कि हमारे पास में जो अन्न का उत्पादन है उसमें अगर हम दूसरे स्टेप पर प्रोसेसिंग के उस पर जाएंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, सरकार का बोझ कम होगा और वो इनकम का साधन होगा। तो रोड मैप तो ऐसे ही बनेंगे। हम उत्पादन में तो हम सेचुरेशन पर हैं, जब हम नंबर 1 होते हैं गेहूं के उत्पादन में या धान के उत्पादन में, हम बासमती के उत्पादन में भी बड़े पैमाने पर हम अपना स्थान रखते हैं, मटर में रखते हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद में हमें प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपको इंडस्ट्री के बारे में सोचना होगा। रोड नेटवर्क में हम कम नहीं हैं, बाकी जो जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम है उसमें हम ठीक है। तो मुझे लगता है जब आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं तो ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ये मानती है कि हम
ऐसी शिक्षा दे जो कम से कम संस्कार के साथ हो, सस्ती हो और आम आदमी की पहुंच के भीतर हो। तो रोड नेटवर्क के कारण आधी समस्या, ज़्यादा समस्याएं तो अटल जी के विजन के कारण ठीक हो गई। अब कोई भाग कर शहर में आके किराए के रहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यदि कोई अब प्रतिस्पर्धा में शिक्षा चाहता है, उससे ऊपर अपर लेवल पर, या स्किलिंग चाहता है, तो उसके बारे में भी सरकार की पर्याप्त नीतियाँ हैं। मुझे लगता है कि हमारी दिशा सही है और लक्ष्य भी हमारा ये है कि हम इस टर्म में उस मुकाम को हासिल करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जिस तरह से अब रोड मैप तैयार कर लिया है मोहन यादव सरकार ने, और आपने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त।